हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो आज का वाइट रेड का मैच जो कि होने जा रहा है ससेक्स और एसएक्स के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। कल वाले मैच की बात करें, डिसेंट गया था, मैं सही बताऊं तो जैसे जैसे हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैंने कहा था कि बोरडो का फिक्सचर नहीं रहता है, वही हुआ। मैंने कहा था रन्स बनेंगे, वही हुआ। मैंने कहा था कि वारविकशायर की तरफ से टॉप 4 में से 3 कम से कम आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, बिल्कुल वही हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि जो ट्रेंड चल रहा है कि वॉरचेस्टरशायर लगातार वारविकशायर को हराते आ रही है, वो शायद कल के मैच में टूट सकता है, और फिर से आपने देखा वही हुआ। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो कल के मैच में सही गई थी, और मुझे लगता है स्मॉल लीग क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओली स्टोन जो हमारे मेन बॉलर थे, उन्होंने अच्छा काम करा। एक दो बॉलर के नाम मैंने बताए थे वॉरचेस्टरशायर के होकर, उनमें से ही विकेट्स वगैरह भी निकले, जिनमें से पैट ब्राउन हमारे लिए बहुत ही बड़े डिफरेंशियल पिक थे। बाकी कुछ हद तक अगर दिक्कत हो सकता था तो वो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए हो सकता था, क्योंकि कौन सा बैट्समैन रन बनाएगा किसी को पता नहीं था। एड पॉलॉक नहीं खेले थे, और हमने 2 बैट्समैनों का नाम बताए थे, एडम होज और एड पॉलॉक। और मुझे लगता है अगर आप एड पॉलॉक के साथ नहीं जा सकते क्योंकि वो नहीं खेले थे, तो ऑटोमेटिक चॉइस आपके लिए एडम होज हो चुके थे। तो बाकी आपका ओपोनेंट किस तरह की टीम के साथ आया था और आपने किस तरह से कैसे कैसे रिस्क लिया होंगे उसी के ऊपर है, क्योंकि अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि वाइट रेड ब्लास्ट ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि आपको बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ज़्यादा या कम आप रिस्क नहीं ले सकते। और लगभग सेफ टीम के साथ जाकर ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपको चलना पड़ता है, और रिस्क कितना ले रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टीम कितना अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, जो कि ससेक्स का होम ग्राउंड है। वेदर का कोई इशू नहीं है। पिछले सीजन के परफॉर्मेंस है ये, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये सब पहले ही हम बातें कर चुके हैं। ये फिक्सचर काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा है, ठीक है। ससेक्स ओवरऑल जो मैचेस हमने इनके कवर करे हैं, आपने देखा होगा कि ये काफ़ी डोमिनेटिंग रहते हैं, काफ़ी आराम से ये जीतते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ा है। अगर मैं सही बताऊँ, मैं आपको आगे जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ क्या होता है इस फिक्सचर में। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में आपने देखा कि ससेक्स अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और बैटिंग में उनका जो टॉप ऑर्डर है, ल्यूक राइट, फिल सॉल्ट, इन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ है, जिसके ऊपर डिपेंड करके वो जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हुआ है, ठीक है। 5 मैचेस में आपको दिखाऊंगा, थोड़े से मैचेस कम हैं, लेकिन क्योंकि इनके भी ये सेम ग्रुप में रहने के बावजूद भी इनके बीच में पर ईयर एक ही मैच हुआ है, तो 5 मैचेस ढूंढने के लिए मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ा है। लेकिन जो चीज़ है कि एक भी सिंगल मैच पर ससेक्स का जो टॉप ऑर्डर है उनमें से किसी ने भी 30 या 35 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया। एक ही मैच पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर उनके जो दोनों ओपनर्स हैं, ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट, इन्होंने एक साथ शायद मिलाकर 50 या 55 कुछ रन बनाए थे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर ससेक्स की बैटिंग जो है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में डिपेंड करी है कि उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, ना कि टॉप ऑर्डर से। बॉलिंग एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ससेक्स का अच्छा रहा है, लेकिन बैटिंग के इनकॉन्सिस्टेंसी की वजह से ससेक्स को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ से अगर मैं मिडिल सिक्स की बात करूँ तो उनका बैटिंग एक भी मैच पर नहीं चला है, एक भी सिंगल मैच पर नहीं। हाईएस्ट स्कोर जो अगर मैं 5 मैच की बात करूँ तो 176 का आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय कुछ नहीं है, और आपको पता ही होगा एसएस के बारे में कि ये थोड़ा सा बैटिंग डिपेंडेंट टीम है। बॉलिंग इनकी कभी भी स्ट्रेंथ है भी नहीं, और यहाँ पर तो बैटिंग भी उस तरह से खास नहीं चली है। लेकिन जो मैचेस वो जीते हैं वहाँ पर ससेक्स का बैटिंग कोलैप्स होने की वजह से ही वो जीत पाए हैं। मतलब अगर समझ लीजिए एसएक्स ने 150 बनाया है तो ससेक्स हो सकता है 130 पर निपट गए तो वो हार गए हैं, लेकिन एसएक्स दूसरे मैच में 150 ही बना रही है। लेकिन हो सकता है ससेक्स के मिडिल ऑर्डर ने, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो चलता नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर ने वहाँ पर रन बनाया, अच्छा कुछ किया, और 150 या 160 के ऊपर स्कोर बना दिया, और ससेक्स वहाँ पर जीत गई। तो यही कुछ कहानी रहा है, मैं आगे आपको सब समझाता हूँ। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग यहाँ पर 50-50 रहा है। करंट पोजीशन की बात करें तो ससेक्स बहुत ही बढ़िया कर रही है, उनका बॉलिंग कॉन्सिस्टेंटली हर मैच में अच्छा कर रहा है। स्पेसिफिकली नाम बताऊँ तो डैनी ब्रिग्स आपको पता ही होगा, 6 मैच वो खेले हैं, 4 जीते हैं, और अभी साउथ ग्रुप में पहले स्थान पर हैं। ऐसे सेम ग्रुप में है, पिछले सीजन की चैंपियन है, लेकिन अभी भी एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। आखिरी मैच पर 190 के ऊपर स्कोर बनाकर भी वो हार गए थे। एक साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया था, जिसके वजह से उनका बॉलिंग पूरा खोखला हो चुका था, जो कि ऑलरेडी खोखला था ही, और कुछ खास था नहीं बताने लायक। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं पिछले सीजन के, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। रिसेंट मैचेस की बात करें तो जो मैंने आपको बताया उसको नोटिस करिए। ये है आखिरी मैच, ठीक है। एसेक्स ने बनाया था 168, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है ये होवे की ग्राउंड के तुलना में। मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये चीज़। वेस्ली, इस नाम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आज के मैच पर। उसके बाद लॉरेंस के रन से, बियर के यहाँ पर 2 विकेट,
ससेक्स ने यहाँ पर चेस तो कर ही नहीं पाई, 159 फॉर 9। टॉप ऑर्डर में से किसी का रन नहीं, नीचे से रन बनाया वीसी ने, हार्मर के 2 विकेट और यहाँ पर बियर्ड और वाल्टर के ही विकेट थे। उसके बाद अगला मैच यहाँ पर ससेक्स ने बना दिए 181, लेकिन फिर से टॉप ऑर्डर से कोई परफॉर्मर नहीं, बीच में कोई खेल रहे थे उन्होंने रन बनाया और वीसी का यहाँ पर भी रन था। एसेक्स फिर से यहाँ पर बैटिंग में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऑल आउट हो गई, जहाँ पर चोपड़ा और फिर से वेस्ली के रन आपको दिख जाएंगे। वीसी का यहाँ पर 5 विकेट था और चेस नहीं कर पाई एसेक्स। अगला मैच फिर से यहाँ पर ससेक्स ने ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया, लेकिन फिर से टॉप ऑर्डर में से किसी का रन नहीं है, मतलब फिलहाल जो स्क्वाड में अवेलेबल है उनमें से तो किसी का नहीं है। एसेक्स फिर से बैटिंग कोलैप्स, जहाँ पर हार्मर के हाई स्कोर 21 था और बियर के यहाँ पर 3। बिल बियर का यहाँ पर वैसे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है दैन डैनी ब्रिक्स, लेकिन आज के मैच में खेलेंगे नहीं पता नहीं। उसके बाद ब्रिक्स के 2 विकेट, जॉर्डन के 2 विकेट। अगला मैच फिर से आप देखेंगे ससेक्स ने यहाँ पर 200 रन बना दिया और यही एक लौता मैच है जहाँ पर इनके ओपनर्स ने स्टार्ट लिया था, देख सकते हैं राइट 32 और सॉल्ट 34। उसके बाद फिर से नीचे से क्रिस जॉर्डन के रन से, तो तब जाके 200 रन बने जब इनके ओपनरों ने दोनों ने ही स्टार्ट लिया, अच्छा कुछ करा, ठीक ठाक स्कोर बना, अच्छा मैं क्या नहीं कहूँगा, ठीक ठाक स्कोर। एसेक्स चेज नहीं कर पाई, लेकिन 176 ठीक ठाक स्कोर है। फिर से वेस्ली का रन और एक लौता मैच है जहाँ पर रायन टेन डुस्काटे ने यहाँ पर रन बनाया है। रायन टेन डुस्काटे का बिल्कुल भी नहीं चला है इस ग्राउंड पर, इस फिक्सचर पर। 5 मैचेस खेले हैं और एकमात्र मैच मैंने देखा है जहाँ पर उन्होंने 20+ स्कोर खड़ा किया है। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको बियर के विकेट्स दिख जाएंगे जॉर्डन और मिल्स के साथ। और आखिरी मैच देखिए, ससेक्स का बैटिंग कोलैप्स, एसेक्स ने बहुत खास कुछ नहीं करा, लेकिन चेस कर लिया 141 के टारगेट को। राइट का यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट था, लेकिन खास कुछ नहीं। फिर से वेस्ली के रन और मिल्स। तो ये है कहानी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिक्सचर डिपेंड करता है कि ससेक्स का मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, आप सही बताएं तो, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ कॉन्सिस्टेंट है, वो है एसेक्स की खराब बैटिंग या फिर एसेक्स का बैटिंग डोमिनेशन ना हो पाना। ठीक है, ससेक्स की बॉलिंग यहाँ पर कॉन्सिस्टेंटली अच्छी रही है, लेकिन फिक्सचर डिपेंड करता है कि ससेक्स की बैटिंग कैसी हो रही है। ससेक्स का टॉप ऑर्डर भी उस तरह से खास कुछ नहीं कर पाया है। एक मैच मैंने देखा है जहाँ पर दोनों ओपनर ने 30-30 कुछ रन बनाए थे, उसको छोड़कर बाकी किसी भी मैच पर ओपनर्स का खास कुछ चला नहीं है। इसके वजह से ससेक्स हमेशा ही थोड़ा सा बैटिंग में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाकी अगर मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर से, जैसे कि डेविड वीजी हो गए, क्रिस जॉर्डन ने एक मैच में आपने देखा होगा, इन्होंने अगर परफॉर्म करा है तब जाके ससेक्स का स्कोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और जब भी ससेक्स का स्कोर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, एसेक्स ऑफकोर्स पीछे रह गई है। और जहाँ पर वो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के परफॉर्मेंस नहीं आए हैं, ससेक्स का स्कोर नीचे गया है और एसेक्स जीती है। तो ये है कहानी। ठीक है, कुछ नाम आपने देखे होंगे। सेफेस्ट प्लेयर्स में अगर मैं बात करूं, ल्यूक राइट इस फिक्सचर में खास कुछ नहीं है। 2 मैच में फिर भी स्टार्ट मिला है, बाकी में तो स्टार्ट भी नहीं मिला है उनको। ठीक है, एक में 20, एक में 30। देखिए, टीम में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसा मौके पर आ चुका है बैटल टेबल की, हो सकता है कि 11 प्लेयर आपके और आपके ओपोनेंट के सेम हो, लेकिन आपका जीतना और हारना डिपेंड करेगा कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो रहा है, या फिर एक प्लेयर आप डिफरेंट क्या रख रहे हो। ठीक है, तो टीम में आप रख सकते हो, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आज के मैच में शायद मैं आपको सजेस्ट ना करूं ल्यूक राइट के बारे में। आगे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूं। दूसरे जो प्लेयर हैं वो है कैमरन देलपॉट। एक मैच उन्होंने खेला था, खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं कह सकता। उसके बाद नाम आता है रायन टेन डुस्काटे का। एक भी मैच पर उनका रन नहीं है, हाईएस्ट उनका 27 है इस फिक्सचर में। ठीक है, जो 5 मैचेस उन्होंने ओवर द ईयर्स खेले हैं, रिकॉर्ड है ये। बाकी फॉर्म में तो वो बंदा है ही, देखना होगा कि आज के मैच में अपने फॉर्म के ऊपर डिपेंड करके वो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाते भी है नहीं। स्मॉल लीग, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको लेने में। बड़ी लीग के लिए ये सारी बातें हैं। चौथे प्लेयर हैं डैनी ब्रिग्स। एक मैच में सिर्फ 2 विकेट उन्होंने निकाला था, उसके बाद से ये फिक्सचर में उनको खास कुछ नसीब नहीं हुई है। विल बियर लेकिन इस फिक्सचर में काफ़ी सही रहे हैं। ठीक है, तो ये है 3-4 नाम जो कि इस फिक्सचर में आपके लिए ट्रांजिशनल हो सकते हैं। अच्छा, 5 नंबर जो प्लेयर हैं वो है टॉम वेस्ली। उन्होंने 2-3 मैच में हमेशा 20-30 करके रन बनाए हुए हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं होवे वाले मैचेस की बात करूं, 3 में से 2 मैच उन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये हुआ था आखिरी मैच जहाँ पर उन्होंने 34 बनाया था। उसके बाद यहाँ पर होवे में मैच आया तो यहाँ पर कोई रन नहीं था, यहाँ पर तो 117 पर निपट गई थी टीम। और आखिरी जो मैच होवे में हुआ था, यहाँ पर भी उनके खाते में 47 का रन था, ये भी होवे में ही हुआ था। ठीक है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने करा हुआ है इस ग्राउंड पर, जितनी बार उनको आने का मौका मिला है। तो ये है कुछ 4-5 प्लेयर्स जो आपके लिए थोड़े बहुत ट्रांजिशनल हो सकते हैं। बाकी किसी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बताने के लिए मेरे पास है नहीं।
ये है ग्राउंड के परफॉर्मर्स। फिल सॉल्ट ऑफ कोर्स हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इन सॉल्ट सक्सेस के होकर इस ग्राउंड पर। उसके बाद ल्यूक राइट पिछले 2 मैचों में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने करी है और रिकॉर्ड्स जो हैं काफ़ी सही होते जा रहे हैं इस ग्राउंड पर। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लगभग 27 के आसपास उनका औसत था, अभी 30 के आसपास हो चुका है। लॉर्ड इवांस तो खेलते नहीं हैं। देखते हैं इस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो कैसा होता है। तो इस ग्राउंड पे रन्स बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सही बॉलिंग लाइनअप हो, स्पेशली पेस बैटरी अगर आपके पास सही हो, तो आप यहाँ पे 150 के नीचे भी टीमों को रोक सकते हैं। लेकिन उससे कम, बहुत कम ही यहाँ पे बनता है। 140 से 150 के नीचे स्कोर बन पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं तो अगर आपके पास सही बैटरी नहीं है पेस में, मतलब पेस अटैक नहीं है, तो रन्स यहाँ पे 170 180 के ऊपर भी जा सकता है। 190 तक भी इस सीजन में बना हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये मैं पिछले सीजन के 2-3 मैचेस आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस सीजन के मैचेस देखेंगे। तो 146 यहाँ पर बना था, जहाँ पर पेसर्स के 6 विकेट थे, टॉपली और रॉबिन्सन के यहाँ पर 2 विकेट। ससेक्स ने बड़े ही आराम से यहाँ पर चेस कर दिया था। सॉल्ट और राइट का परफॉर्मेंस, पेसर का यहाँ पर भी विकेट। उसके बाद एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर था 127, लेकिन 16 ओवर में 130, मतलब आप समझ सकते हैं रन रेट काफ़ी डिसेंट था। फिर से पेसर्स के डोमिनेशन, फिर से रॉबिन्सन का 4 विकेट यहाँ पर रहा है। राइट और वीसी ने यहाँ पर रन बनाए पेसर्स के साथ। लेग स्पिनर के यहाँ पर विकेट्स थे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लो स्कोरिंग एनकाउंटर 144, चेस नहीं हुआ, डिफेंड हो गया, मतलब टाई हो गया मैच। फिर से सॉल्ट और राइट का परफॉर्मेंस, ठीक है, ये दोनों तो कंसिस्टेंटली नाम आपके लिए रही हैं। तो बैटिंग के यहाँ पर 3 विकेट, बाकी पेसर्स के विकेट, और यहाँ पर भी आपको पेसर्स के ही विकेट दिख जाएंगे, साथ में डैनी ब्रिग्स का 1 विकेट। इस सीज़न के 2 मैचेस की बात करें, हैम्पशायर से एक मैच खेली थी ससेक्स, जहाँ पर 176 चेस हो गया, आप देख सकते हैं। ब्रिग्स ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे हैम्पशायर के अगेंस्ट में, ठीक है। हैम्पशायर के अगेंस्ट में उनका वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा रहता है। बाकी मुझे पता नहीं कि इस पिच से उनको खेलना हेल्प मिल रहा होगा। वैसे भी सेफ पिच है, स्मॉल लीग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो इनके ऊपर एक रिस्क है। तो मैं आखिरी मैच भी दिखा देता हूँ इनके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर 3 विकेट उन्होंने निकाला था, साथ में मिल्स और गार्टन। मिल्स से कॉन्सिस्टेंटली विकेट टेकर रहे हैं इस ग्राउंड में भी और इस फिक्सचर में भी। जब भी आपने ऊपर देखा होगा 1-2 करके उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। और ससेक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था। फिर से सॉल्ट और राइट का परफॉर्मेंस, हाथ में नीचे से वीसी। और आखिरी जो मैच हुआ था 195 और लगभग चेस कर लिया था ससेक्स ने यहाँ पर। फिर से सॉल्ट, राइट और रॉलिंस, आप देख सकते हैं मैंने पिछले मैच के वीडियो में भी कहा था कि रॉलिंस जब भी चेस करेंगे इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पिछले मैच में विल बियर नहीं खेले थे तो बॉलिंग भी करवा रहे थे स्पिन का। तो देखना होगा कि आज के मैच में कैसा लाइनअप उतारती है ससेक्स। आज के मैच में भी अगर विल बियर नहीं खेलते हैं तो रॉलिंस बॉलिंग करवाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर विल बियर खेलते हैं तो भी करवा सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा कम ओवर करवाएंगे। अगर बियर नहीं खेलते हैं तो हो सकता है 3 मिनिमम या 4 भी करवा दे ओवर अपने। तो यहाँ पर भी आपको सॉल्ट राइट के परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। तो ये है कहानी इस ग्राउंड में। रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, आपका पेस अटैक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ओपोनेंट कितने रन बनाएंगे। 190 के ऊपर भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है इसी सीज़न में, और लगभग वो चेस भी हो गया था। तो ये सब है सारी चीज़ें। बॉलरों में से आपको पेसरों के ऊपर डोमिनेट करना है और बैट्समैनों में से कैसे कैसे जोन पे आपको कंसंट्रेशन देना है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे मैं एक टीम भी आपको दिखाता हूँ जिसको ऐसे गाइड लेकर आप अपनी टीम जो है फॉर्म कर सकते हो। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ससेक्स के होकर खास कुछ चेंजेस की उम्मीद मुझे नहीं है। ओली रॉबिन्सन एक बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं आपके लिए इस ग्राउंड पर। जब भी उनको मौका मिला है कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले हुए हैं। एक मैच में तो बॉलिंग डोमिनेशन का मतलब लीड भी उन्होंने करा हुआ था। साथ में टाइमल मिल्स आपकी टीम में है ही। गार्टन एक मतलब बैटिंग करने वाले बॉलरों में से बॉलर हैं, इसी के तौर पर इनको खिलाया जा रहा है क्योंकि बॉलिंग तो उनसे पूरी करवाई नहीं जा रही है। डैनी ब्रिग्स तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे। उसके बाद बेन ब्राउन, क्रिस जॉर्डन बैटिंग से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉलिंग में तो इनको चलिए पिछले 2 मैच में उस तरह से टीम ने इस्तेमाल नहीं करा। विकेट भले ही उन्होंने निकाला था लेकिन काफ़ी लेट उनको बॉलिंग मिली थी। लेकिन बैटिंग इनको कभी भी प्रमोशन मिल सकता है। अगर प्रमोशन नहीं भी मिले और जैसा हम ये फिक्सचर देख रहे हैं तो हो सकता है वैसे भी ससेक्स के बैटिंग ऑर्डर में आज के मैच में आपको प्रॉपरली बैटिंग करते हुए दिख जाए क्रिस जॉर्डन। उसके बाद कैलम मैकलॉयड, ल्यूक राइट, दिलरे रॉलिंस। पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद तो सबके टीम में जरूर होंगे दिलरे रॉलिंस, डेविड वीसी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर विल बियर खेलते हैं तो रॉलिंस के जो बॉलिंग के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। 1 ओवर ही शायद मिले या वो भी ना मिले। लेकिन अगर विल बियर नहीं खेलते हैं तो इनको बॉलिंग मिलेगी। हालांकि इस पिच से मुझे इनके बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ बैटिंग करेंगे। बॉलिंग से अगर 1 आध विकेट निकाल लेते हैं स्पेशली सेकंड इनिंग्स में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एसेक्स की तरफ से वरुण चोपड़ा, अच्छा एसेक्स ने पिछले मैच में काफ़ी सारे चेंजेस करे थे। आज के मैच में मुझे लगता है कि फर्स्ट टीम प्लेयर्स वापस आएंगे और अगर ऐसा होता है तो यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। नहीं तो पिछले मैच में क्या हुआ था, एडम वीतर आ गए थे ओपनिंग करने अलॉन्ग साइड कैमरन डेलपॉट। वेस्ली नहीं खेले थे, लॉरेंस आ गए थे नंबर 3 पर
उसके बाद रायन टेन डुस्काटे 4 पर, उसके बाद पेपर खेल रहे थे और भी बहुत सारे नए प्लेयर्स खेल रहे थे। यंग तो नहीं है वो, लेकिन नए प्लेयर्स खेल रहे थे। तो अगर वो खेलते हैं तो मतलब उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं कह सकता, लेकिन इनका फर्स्ट प्लेइंग 11 ऐसा ही होना चाहिए। बाकी अगर चेंज वगैरह होता है तो आपको पता चल ही जाएगा क्या क्या चेंज हुआ था पिछले मैच में। मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। वरुण चोपड़ा के जगह पर खेल रहे थे माइकल पेपर। माइकल पेपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पिछले मैच में उनको बैटिंग मिल ही नहीं रही थी। नंबर 7 पे उनको बैटिंग में भेजा, उनसे पहले साइमन हार्मर बैटिंग पे आ गए थे। मुझे नहीं पता क्यों उनको खिलाया गया था फिर, अगर बैटिंग ही नहीं देनी है तो। लेकिन अगर प्रॉपर बैटिंग मिलती है तो किसी भी दिन आपके लिए बड़ा कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद वेस्ली नहीं खेले थे तो, और यहाँ से स्नेटर नहीं खेले थे, क्वीन नहीं खेले थे। इनके जगह पर 3 स्पेशलिस्ट पेसर को खिला रही थी टीम, सैम कुक, प्लॉम और आरन बियर्ड। आरन बियर्ड ने 3 विकेट निकाले भी थे। बाकी लगभग सेम ही था प्लेइंग 11। तो आज के मैच में भी अगर उसी तरह के चेंजेस के साथ जाती है तो फिर से विकेट ओपनिंग कर सकते हैं, और विकेट काफ़ी सही फॉर्म पर भी हैं। बॉब बिलिश ट्रॉफी से भी आपने इनको नोटिस करा होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो राइट और अभी भी वीसी का सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टनसी का हमने थोड़ा ज़्यादा है। रॉलिंस को अनडाउटेडली लोग आज के मैच में ले लेंगे। पिछले मैच में फिर भी किसी लोगों ने मिस करा होगा, लेकिन आज के मैच में कोई मिस नहीं करने वाला है, मुझे पक्का पता है। उसके बाद ब्रिक्स, रॉलिंस का रोल मैं आपको बता देता हूं कि ये सेकंड इनिंग्स में स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में भी आप टीम में रख सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की दावेदारी कर सकते हैं। और विल बियर का खेलना ना खेलना उसके ऊपर डिपेंड करेगा इनकी बॉलिंग कैसी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट प्लेयर ये नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। मैंने हर टूर्नामेंट में 1 या 2 मैचेस इनका देखा हुआ है जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता है तो उनमें से 1 मैच ऑलरेडी हो चुका है और हो सकता है एक और मैच आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद टाइमल मिल्स और कैलम मैकलार्ड बाकी फॉर्म पर हैं, ठीक ठाक उन्होंने रन बनाया हुआ था बॉब बिलिश ट्रॉफी में भी। एसएसके होकर डेल पॉर्टर, वाल्टर सिफिस्टिक में है अभी भी, और उसके बाद वितर पिछले मैच के बाद काफ़ी लोग इनको टीम में लेंगे और हो सकता है कि कम से कम वाइस कैप्टन तो बना ही दे। रायन टेन डुस्काटे अच्छे फॉर्म पर हैं, रिकॉर्ड्स भले ही इनके सपोर्ट में नहीं लेकिन फॉर्म पे अच्छे हैं, तो यही एक चीज़ है। बाकी अगर आप बड़ी लीग में चाहते हो तो एक चांस रायन टेन डुस्काटे के ऊपर अच्छे मैच ले सकते हो। उसके बाद टॉम वेस्ली, अगर आपको रिप्लेस करना है रायन टेन डुस्काटे को किसी से तो टॉम वेस्ली इज़ दी ऑप्शन आपके लिए। उसके बाद साइमन हार्मर स्पेशलिस्ट में होंगे। बाकी इनके बॉलिंग से मुझे खास कुछ उम्मीद तो है नहीं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये लगभग मेरे 10 प्लेयर्स हैं। एक रिस्क आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो, एक नहीं 2 रिस्क, वो है क्वीन को मैंने रखा है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन पिछले मैच में खेले नहीं थे, इसीलिए अगर आज के मैच में खेलते हैं तो याद रखना पिच से अगर सपोर्ट की बात आती है तो वो इन्हीं को थोड़ा बहुत मिल सकता है। ओली रॉबिन्सन को मैंने लिया है आउट ऑफ द बॉक्स ओवर डैनी ब्रिक्स। स्मॉल लीग के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बड़ी लीग में ये चेंज आप कर सकते हो। डैनी ब्रिक्स को इस पिच से खास कुछ फ़ायदा नहीं मिला है और ना ही इस फिक्सचर में उनके पास खास कुछ है। ओली रॉबिन्सन लेकिन इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, इस ग्राउंड पे सही बताऊं तो अच्छे परफॉर्मर रहे हैं जब भी मौका मिला है। तो बाकी सेफ रहना है, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो डैनी ब्रिक्स को गलती से मिस मत कर लेना। जिस फॉर्म पर वो हैं वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को तोड़ सकते हैं। डेलरे रॉलिंस तभी इंपॉर्टेंट होंगे अगर सेकंड इनिंग्स में इनकी बैटिंग आती है तो। बाकी आपको अगर लेना है ले लो, 90% सिलेक्शन है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मामले में आप सोच सकते हो स्पेसिफिकली अगर आप सेकंड इनिंग्स में इनकी बैटिंग को देख रहे हो और बड़ी लीग खेल रहे हो तो। स्मॉल लीग में टीम में ही रख लो, बड़ी बात है। पॉल वॉल्टर को आज के मैच में बहुत लोग मिस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इन फॉर्म बैट्समैन है, बॉलिंग ठीक से मिल नहीं रही है, लेकिन जहाँ पे मिली है वहाँ पर भी एक आध उन्होंने विकेट निकाला हुआ है और बिग प्लेयर है T20 के मामले में। अगर मैं डोमेस्टिक सर्किट की बात करूँ, इनको सही से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे सक्सेस की बॉलिंग है आज के मैच में, अगर एसएस को काफ़ी नीचे तक बैट्समैनों की ज़रूरत पड़े तो इनके पास भी प्रॉपर मौके आ सकते हैं। तो आज के मैच में अगर कुछ बड़ा वो कर दें तो आप चौंक नहीं सकते हैं। ये स्पॉट मैंने खाली रखा है। रायन टेन डुस्काटे सेफेस्ट पिक में है, अगर आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो टॉम वेस्ली जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 8 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इनका रिकॉर्ड यहाँ पे सही रहा है ओवर रायन टेन डुस्काटे। अगर आपको रायन टेन डुस्काटे और वेस्ली दोनों के लेके चलना है तो डेलरे रॉलिंस को आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन ये तभी आप करिएगा अगर डेलरे रॉलिंस पहले इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी अगर विल बियर नहीं खेलते हैं, डेलरे रॉलिंस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हैं तो उनको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सेफ जाना है तो इस स्लॉट में रायन टेन डुस्काटे को ऐड कर लेना और रॉबिन्सन के जगह पर ब्रिक्स को। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए कैमरन डेल पॉन्ट मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कतें होनी चाहिए।
क्योंकि ये पिच ऐसा है, यहाँ पर इनकी बॉलिंग काम में आ सकती है। बैटिंग से हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे प्लेयर हैं, ये किसी भी रिकॉर्ड वगैरह या उसके हिसाब से आपका ये आप इनका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अपने दिन में सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। वाइस कैप्टनसी के लेकर थोड़ा बहुत मुझे डाउट तो है, लेकिन मैं कहूँगा ल्यूक लाइट के साथ चले जाइए। आखिरी 2 जो मैच हुआ है इस राउंड पर, वहाँ पर उन्होंने रन बनाया हुआ है, स्पेशली स्मॉल लीग में। थोड़ा सा अलग हट के रहना है तो डेविड वीजी बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं आपके लिए। रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं, और जैसा ट्रेंड चल रहा है कि हमेशा ही ससेक्स के लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के रोल पे आना पड़ता है। यहाँ पर क्रिस जॉर्डन भी सही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बॉलिंग से उनको प्रॉपर्ली मौका नहीं मिल रहा है। अगर बैटिंग से 20-25 रन बना देते, अगर बॉलिंग में 1-2 विकेट निकाल लेते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन बॉलिंग ठीक से नहीं मिल रही, यही एक प्रॉब्लम है। पॉल वॉल्टर बहुत बड़े अलग हट के पिक हैं, और ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो मल्टीपल टीम्स के साथ, डेफिनेटली कैप्टन के तौर पर इनको ट्राई करना। रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसएस के बैटिंग में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इन फॉर्म है, आप इनके फॉर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्ली एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के मैच में अगर मिल जाता है तो कभी भी कहीं भी आपके लिए बड़ा कुछ करने की क्षमता रखते हैं, और बीच बीच में 1 आध ओवर की बॉलिंग भी इनको दी जा रही है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको लास्ट में कोई अपडेट वगैरह चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।